Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 साथियों, राजस्थान जीके और पॉलिटी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सीरीज के अंदर महत्वपूर्ण सवाल विस्तृत व्याख्या सहित देखेंगे और ये मॉडल पेपर है 19 नंबर वाला। अगर आपने अभी तक पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी विस्तृत रूप में हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, राजस्थान जीके पॉलिटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। जितने भी मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? टोंक, भीलवाड़ा, करौली, धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। तो डांग क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से होंगे? यहाँ पर सही विकल्प आप याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इसका। करौली, धौलपुर डांग क्षेत्र में आने वाले जिले हैं, डांग क्षेत्र वाले जिले हैं ये। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। चिड़ावा का गांधी की बात करें तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? चिड़ावा का गांधी है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। थार मरुभूमि का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। मरुस्थल का प्रवेश द्वार की बात करें तो जोधपुर। मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई। और राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान में ब्लू पोट्री की बात करें तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? वो है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कौन से इलाके में होता है? कौन सा क्षेत्र है वो? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र याद रखेंगे यहाँ पर। राजस्थान का राज्य खेल की बात करें तो बास्केटबॉल याद रखिएगा। इसी प्रकार देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों, राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहाँ पर आते हैं? अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो सर्वाधिक पर्यटक यहीं पर आएंगे, यानी विदेशी पर्यटक कहाँ पर आते हैं? जयपुर में। और स्वदेशी पर्यटक की बात करें तो ये आते हैं अजमेर, विकल्प ए। यहाँ पर जो सही विकल्प है विकल्प बी होगा साथियों। विदेशी पर्यटक राजस्थान में कहाँ पर आते हैं? मतलब सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं जयपुर में और सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आते हैं अजमेर में। दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ पर है, किस प्रदेश में है? शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी अरावली, माही बेसिन। तो राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी, हाड़ौती पठार याद रखना, यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में बांका पट्टी यानी कुबड़ पट्टी का विस्तार है, वे कौन से जिले हैं? जयपुर, टोंक, अजमेर। टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर। इनमें से कोई नहीं। तो बांका पट्टी की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प सी होगा, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर याद रखें, यहाँ तक इनका विस्तार है, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? राजस्थान का वह जिला जिसमें चंबल नदी नहीं गुजरती, इनमें से बताना है। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, विकल्प सी याद रखिएगा, झालावाड़। विकल्प सी में क्या है? झालावाड़। झालावाड़ में ये चंबल नदी नहीं गुजरती है। और इसके बारे में यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी के उपनाम की बात करें तो इसे कहते हैं चर्मणवती नदी। ये राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। इसका उद्गम होता है मऊ, मध्य प्रदेश में, जनापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश। और कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई है साथियों 135 किलोमीटर। और आपको यह भी याद रखना है, राजस्थान व मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कितना है, लंबाई कितनी है? तो 252 किलोमीटर याद रखना है यहाँ पर। चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? चंबल नदी पर 4 बांध है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, किस झील का उत्तरी भाग नौचौकी पाल कहलाता है?
किस झील का उत्तरी भाग, वह कौन सी झील है जिसका उत्तरी भाग नौचों की पाल कहलाता है? राजसमंद झील, जयसमंद, सांबर झील, आना सागर झील। तो यहाँ पर आप सही विकल्प करेंगे साथियों विकल्प ए, राजसमंद झील याद रखिएगा, इसका उत्तरी भाग जो है वो नौचों की पाल कहलाता है। महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह द्वारा इसका निर्माण होता है 1662 से लेकर 1676 याद रखें। यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया जाता है 1662 से लेकर 1676 याद रखें यहाँ पर। और यह झील कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यहीं पर 25 काले संगमरमर की चट्टानों पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है, राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और राजसमंद झील किनारे घेवर माता का मंदिर है, ये भी आपको यहाँ पर देखना है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है वह अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, शेरगढ़, सीता माता, तालछापर अभ्यारण्य। तो कृष्ण मृग के लिए विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, तालछापर चूरू याद रखें यहाँ पर विकल्प डी। यहीं पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का अलवर। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, यह भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। और तेंदुआ सफारी पार्क की बात करें तो झालाना, जोगीमहल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। और जीवाश्म पार्क के नाम से मशहूर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो सही विकल्प बी होगा साथियों, 11 जुलाई याद रखें। यहाँ पर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये जानकारी आप यहाँ पर याद रखें। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, जिसमें भारत में महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437, 6,85,48,437, ये आंकड़ा याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो, यह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.66% है साथियों। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता रोपवे स्थित है, ये कहाँ पर है? राजस्थान का प्रथम रोपवे ये उदयपुर है, जालौर में है, अजमेर में है, जयपुर में है। तो सुंदा माता रोपवे स्थित है जालौर में। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा साथियों, विकल्प बी याद रखेगा। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, सुंदा माता रोपवे की बात करें तो ये जालौर में है। यह राजस्थान का प्रथम रोपवे है और ये स्थापित कब हुआ था? 20 दिसंबर 2006। लंबाई कितनी है? 800 मीटर। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, रेल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। रेल वाले बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किशनलाल सोनी, अर्जुन सिंह, मोहनदास, गोविंद देव। तो रेल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, जिसका नाम था रेल वाले बाबा, इस नाम से जाने जाते थे, वो थे यहाँ पर आप याद रखिएगा, किशनलाल सोनी का नाम याद रखें। यहाँ पर रेल वाले बाबा क्यों कहते थे इसे? इन्होंने रेल परिवहन में इनका योगदान रहा, रेल चलाने में या रेल लाने के लिए। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। जयपुर में अगर बात करें, मेट्रो की शुरुआत कब हुई थी? जयपुर मेट्रो की शुरुआत 2015 में। और राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 और राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू हुई थी 2005 में। ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है और ये भूगोल के क्वेश्चन देखे यहाँ पर हमने। अब हम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान कला संस्कृति। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्लेग रक्षक लोक देवता कौन है? प्लेग रक्षक लोक देवता मेहाजी मांगलिया, मल्लीनाथ जी,
भिग्गा जी, पाबू जी। तो प्लेग रक्षक लोक देवता की बात करें तो यहाँ पर देखो ऊँटों के लोक देवता कौन है? पाबू जी है ना। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, पाबू जी। प्लेग रक्षक लोक देवता और ऊँटों के लोक देवता कौन है? पाबू जी है, विकल्प डी। यहीं पर हम पाबू जी के बारे में देखेंगे, इनका जन्म कहाँ पर होता है? कोलमंड फलोदी, याद रखे। उपनाम प्लेग रक्षक लोक देवता और ऊँटों के लोक देवता। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। समाधि की बात करें तो ढेंचू फलोदी, याद रखे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, अधर देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अधर देवी का मंदिर सोरसेन 12, आहुआ पाली, माउंट आबू पर्वत सिरोही, बदनौर ब्यावर। तो अधर देवी का मंदिर, ये विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, माउंट आबू पर्वत, याद रखें, माउंट आबू पर्वत सिरोही। अधर देवी भी यहीं पर है। देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, माउंट आबू पर्वत सिरोही, अधर देवी और आरबुदा देवी, आरबुदा माता यहीं पर है। सोरसेन 12 ब्रह्माणी माता, सोरसेन 12 में क्या है? ब्रह्माणी माता। आहुआ पाली में क्या है? सुगाली माता। चौटन बाड़मेर में विरात्रा माता, कोटा में भद्राणा माता, तनोट जैसलमेर में तनोटिया माता। तो ये सभी लोक देवियाँ भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। इसके बाद में देख लेते हैं लोद्रवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर है और प्रथम आदि शक्तिपीठ हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है और हिंगलाज माता चौहान वंश की कुल देवी है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है यहाँ पर बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता, पर्वतसर, मानासर, करौली। तो बलदेव पशु मेला की बात करें तो यहाँ पर आपको मेड़ता याद रखना, मेड़ता नागौर, विकल्प ए सही होगा साथियों। और ये कब लगता है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक लगभग 15 दिन तक ये मेला का आयोजन होता है, बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर। और रामदेव जी पशु मेला की बात करें तो ये कहाँ पर लगता है? मानासर नागौर। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, डीडवाना, कोचावन। गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन, झालावाड़। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। गोगामेड़ी पशु मेला गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। और कार्तिक पशु मेला पुष्कर, अजमेर। तो इतने सारे मेले हमने यहाँ पर देखे। इसके बाद में देखो यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन, कजली तीज मनाई जाती है। कजली तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या फिर श्रावण कृष्ण तृतीया। तो कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, विकल्प बी सही होगा साथियों। बिछड़ो गीत किस क्षेत्र से संबंधित है? बिछड़ो गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ब्रज क्षेत्र, शेखावाटी, हाड़ौती या मेवाड़। तो बिछड़ो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखें, इसका सही विकल्प सी होगा साथियों, विकल्प सी, हाड़ौती क्षेत्र, याद रखें यहाँ पर। और देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन है, फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फड़ बाँचते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रावणता, सतारा, घन, अलगोजा। तो फड़ बाँचते समय ज़्यादातर रावणता का उपयोग होता है, विकल्प विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, रावणहत्ता। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में, फड़ बाँचते समय रावणहत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है और रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपे करते हैं और साथ में रावणहत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन, ये तो रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है ना, कामड़ जाति के भोपे करते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? रावणहत्ता। और पाबू जी की फड़ की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पाबू जी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपे रावणहत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पर देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है इसका वाचन। और साथ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र, याद रखें। यहाँ पर वाद्य यंत्र अलग है, देवनारायण जी की फड़ के साथ वाद्य यंत्र अलग है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कंजर जाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कंजर जनजाति का प्रमुख नृत्य धाकड़, लाठी, चक्री, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन, अमरसाई किसका नाम है? अमरसाई पगड़ी है, आभूषण है, ओढ़नी है, इनमें से कोई नहीं। तो अमरसाई पगड़ी है, ये विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, पगड़ी का नाम है अमरसाई पगड़ी। इसके बारे में देखो यहाँ पर क्या है,
अमरशाही पगड़ी मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा अमर सिंह के काल में प्रचलित थी। ये अमरशाही पगड़ी मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में प्रचलित थी। उदयशाही पगड़ी की बात करें तो ये उदय सिंह के काल में प्रचलित थी। और स्वरूपशाही पगड़ी ये महाराणा स्वरूप सिंह के काल में प्रचलित थी। इसके बाद में देखो भीमशाही पगड़ी की बात करें तो ये भीम सिंह के काल में प्रचलित रही भीमशाही पगड़ी। तो भीमशाही पगड़ी, स्वरूपशाही और उदयशाही, इसके बाद अमरशाही पगड़ी, सभी आप यहाँ पर याद रखें साथियों। इसके बाद में देखो 19 नंबर का क्वेश्चन, सुरलिया आभूषण पहना जाता है नाक में, कान में, पैरों में, उंगली में। सही विकल्प आपका बी सही होगा। यहाँ पर कान में पहना जाता है सुरलिया, विकल्प बी। इसके बाद में देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में बढ़ार क्या है? राजस्थान में बढ़ार वस्त्र से संबंधित है, समयावधि है, बेगार प्रथा है, सामूहिक प्रतिभोज। याद रखना है विकल्प डी। विकल्प डी में क्या है? सामूहिक प्रतिभोज। याद रखें, राजस्थान में बढ़ार का संबंध सामूहिक प्रतिभोज से है। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान रेड टोंक, बदनौर ब्यावर, सपाद लक्स सांबर, पाली क्षेत्र। तो चौहानों का मूल स्थान माना जाता है विकल्प सी, सपाद लक्स। याद रखें यहाँ पर सांबर, विकल्प सी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य की वह इमारत जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। राज्य की वह इमारत कौन सी है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया? अबलीमीणी का महल, मेहरानगढ़ दुर्ग है, विजय स्तंभ है, आमेर महल। तो यहाँ आपको याद रखना है विकल्प सी, विजय स्तंभ। याद रखें, और इस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया 15 अगस्त 1949 को। सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और मालवा के शासक खिलजी प्रथम के मध्य, और इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है। और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, और इसका निर्माण होता है 1440 से लेकर 1448 के बीच। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये इमारत 9 मंजिला है, तो ये भी आप ध्यान दें, यानी विजय स्तंभ 9 मंजिला है। और 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट इस पर जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत। और ये क्वेश्चन हम किसके पढ़ रहे हैं? यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री के। अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? अजमेर, कोटा, झुंझुनू, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कोटा, विकल्प बी सही होगा साथियों। यहाँ पर कोटा याद रखें, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की ये पहली रियासत थी। इसके बाद में देखो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1956। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसके बारे में, विकल्प सी सही होगा। 18 अप्रैल 1948 याद रखें, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1937, 1930, 1939, 1940। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना विकल्प सी याद रखें यहाँ पर 1939 में हुई थी साथियों, विकल्प सी। महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं यहाँ पर। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी द्वारा की गई थी, और 1930 में किशनगढ़ में उपकारक सभा की भी स्थापना होती है। और इस प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? जमाल शाह। ये नाम याद रखें यहाँ पर। तो ये थी किशनगढ़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1939 में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चुन्नीलाल वर्मा, रुगाराम चौधरी, गंगा सिंह, गोपाल सिंह, मगराम वैद्य, हनुमान चौधरी और चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास। तो मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे विकल्प डी,
चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास का नाम याद रखें यहाँ पर, विकल्प डी सही होगा। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 और इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, चांदमल सुराणा, जयनारायण व्यास। ये आंदोलन मापतौल और मादा पशुओं को निष्कासन के विरुद्ध में किया गया था। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी और मारवाड़ में 80 तोले का एक शेर के स्थान पर 100 तोले पर एक शेर होता था। 27वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है गोकुल लाल असावा का जन्म कहाँ पर हुआ था। गोकुल लाल असावा किशनगढ़, अजमेर, देवली, टोंक, हाथलगांव, सिरोही, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर। तो गोकुल लाल असावा का जन्म हुआ था विकल्प बी याद रखें यहाँ पर, देवली टोंक। गोकुल लाल असावा का जन्म कहाँ पर हुआ था, देवली टोंक में हुआ था। महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे यहाँ पर, गोकुल लाल असावा जिसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1901 में देवली टोंक में। शाहपुरा प्रजामंडल के ये प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। एकीकरण के दूसरे चरण में इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये फैक्ट आप यहाँ पर याद रखें गोकुल लाल असावा के बारे में। गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। गोकुल भाई भट्ट जिसका जन्म हाथलगांव, सिरोही में हुआ था 1899 में और 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और सिरोही रियासत के प्रधानमंत्री तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे और पद्म भूषण अलंकरण 1978 में और जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया गया और इसे राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहते हैं, यह भी याद रखें। और आबू और दिलवाड़ा का राजस्थान में विलय गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से ही हुआ। राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद 153 है, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157। तो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद आपको यहाँ पर देखना है। सही विकल्प याद रखिएगा, यहाँ पर विकल्प सी सही होगा। यहाँ पर अनुच्छेद 156 याद रखें। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर आपको याद रखना है साथियों, अनुच्छेद 156 1 से लेकर 3 तक है ये, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 156 के पहले की बात करें तो यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 156 के फर्स्ट में। यहाँ पर देखो अनुच्छेद 156 का दूसरा, इसमें राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 156 का तीसरा देखें, यहाँ पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो देखिए मोहनलाल सुखाड़िया और हीरालाल देवपुरा, इसके साथ एक और है हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, हीरालाल शास्त्री या फिर टीकाराम पालीवाल। सही विकल्प आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री होगा, विकल्प सी याद रखें, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, हम हीरालाल शास्त्री के बारे में यहाँ पर देखें तो इसका कार्यकाल रहा था 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक और ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और इनकी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखें। इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से सम्मानित राजस्थान की एकमात्र महिला है। तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। अगर बात करें हीरालाल देवपुरा की तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, हीरालाल देवपुरा का, मात्र 16 दिन याद रखें। कार्यकाल की बात करें तो यहाँ पर इनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 याद रखें। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अगला है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, ये राजस्थान के दिव्यांग मुख्यमंत्री थे। दिव्यांग मुख्यमंत्री
इनका मतलब एक हाथ कटा हुआ था, ये आप यहाँ पर देखेंगे। संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया था इन्होंने 1987 में। असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के ये राज्यपाल रहे। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले राज्यपाल थे। यहाँ पर देखो 30 नंबर का क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, अध्यक्ष। आपका सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प आपको याद रखना है राज्यपाल। विकल्प बी सही होगा साथियों। यहाँ पर विकल्प बी राज्यपाल। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। विकल्प बी। महत्वपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी। राजस्थान का उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना? श्री के राधाकृष्णन। और राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव की बात करें तो श्रीमती कुशल सिंह, याद रखें यहाँ पर। और देखो राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के वर्मा। लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? यहाँ पर आपको ध्यान देना, जुलाई 1994। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को गठित हुआ, ये भी आप यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज, जिसमें हमने यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। राजस्थान जीके और पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे हैं। सीरीज कैसी लगी कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्ले लिस्ट में ये वीडियो मिलेंगे आपको, सभी मॉडल पेपर वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप प्रत्येक सीरीज को ध्यान से देखिएगा। विस्तृत रूप में हम यहाँ पर देखते हैं, यानी विस्तृत व्याख्या सहित आप पढ़ेंगे। प्रत्येक सीरीज को आप ज़रूर देखें। इसके अलावा साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आप देखेंगे, वहीं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके साथ आप पॉलिटी को अलग से देखना चाहिए तो उसके भी 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आते हैं मॉडल पेपर के रूप में, तो वो भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।